ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये आपका 3 अलग अलग चरणों में होना है, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए उस एग्जाम का प्रॉपर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हमको इधर उधर भटकने से बचाएगा। ठीक है, सिलेबस हमको बताता है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस हमको बता देगा। ठीक है, आज भी आप लोग मेरे ख्याल से अभी तैयारी कर रहे होंगे तो सामने तो रखते ही होंगे सिलेबस, और नहीं रखते हैं तो आदत बनाओ। ठीक है, तो सिलेबस कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास पुराने पेपर होने चाहिए, ओल्ड पेपर्स। पुराने पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ये आपको बताएगा क्या पढ़ना है और ये बताएगा कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय हमको इतना अच्छा लगने लगता है कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसमें पीएचडी कर डालो। ठीक है, हाँ होता है ऐसा कई बार। जैसे आप वैदिक काल पढ़ने के लिए जाते हो तो इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं पढ़ने के लिए कि मन करता है बस पढ़ते ही रहो। दर्शन को पढ़ लो, इसी से पढ़ के भारतीय पूरा दर्शन को चाट डालो पूरा। नहीं करना है वो काम। ठीक है, हमको पुराने पेपर इसीलिए अपने साथ में रखने हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि हमको कितनी गहराई तक जाकर के पढ़ना है। डेप्थ आपको बताएगा कौन? पुराना पेपर। और मैं तो बोलूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो 2-3 सोर्सेज आपके पास जरूर होने चाहिए। 2-3 ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पास होना ही चाहिए। कौन कौन से सर? एक एक जो शिक्षक भर्ती यानी सीजीटीईटी के जो एग्जाम होते हैं ना, पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ में जिनका आयोजन होता है, उस पात्रता परीक्षा के अभी तक जितने पेपर हुए वो आपके पास होने चाहिए, पुराने पेपर नेट पे अवेलेबल है। दूसरा मैं बोलूंगा एमपी टीईटी, एमपी शिक्षक भर्ती, इनके क्वेश्चन उठाइए। इसके अलावा यूपी टीईटी और यूपी शिक्षक भर्ती, इनके क्वेश्चन आप एकदम कंपल्सरीली सॉल्व करना। क्यों ऐसा? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में इनके क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट नहीं बोलना चाहिए, मतलब उस टॉपिक से एकदम जुड़े हुए वैसे ही क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। तो हमको सिलेबस तो रखना ही है, साथ में इन सोर्सेस के साथ पढ़ाई जरूर करनी है। ठीक है, चल, तो ये तो हो गई बात कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए शुरुआती तौर पर जब हमको माचिस मारना है तो वहां क्या होना चाहिए। तो सिलेबस होना चाहिए, पुराने पेपर होने चाहिए। अब एक्चुअल सिलेबस में क्या है सर, सिलेबस में क्या लिखा है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूं। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या सीजी व्यापम के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसका सिलेबस बहुत इधर उधर बिखरा हुआ है। यहाँ के बिंदु वहां लिखे हैं, वहां के बिंदु यहाँ लिखे हैं। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस को यदि हम बाइफर्गेट करके देखें कि सर किस सेक्शन से कितने नंबर आते हैं, तो इतना तो अवेयरनेस मेरे ख्याल से आप में होगा ही। ठीक है, कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं वो कुल 150 अंकों के प्रश्न पत्र पर हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो। अगर हम सहायक शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 अंक का रहता है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 25-25 अंक के, गणित 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो 150 अंक का आपको प्रश्न पत्र सहायक शिक्षक के एग्जाम का मिलता है। अब इसी प्रकार से यदि आप शिक्षक पद हेतु सिलेबस देखें तो वहां पर आपको सीडीपी 30 अंक की, सामान्य हिंदी 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक। यहां पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि वहां आपने देखा गणित अकेले 30 अंक का है, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक का है। वैसे ही यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा।
वहां पर आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता है, यहां पर आपको सामाजिक अध्ययन देखना होता है। इसके अलावा कंप्यूटर 10 अंक का यहां भी है और सामान्य ज्ञान 10 अंक का यहां भी है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो सर लगभग लगभग आपको 100 नंबर का सिलेबस एज इट इज मिलता है, कॉपी पेस्ट एक दूसरे का। अंतर क्या है सर? अंतर इसमें अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा अंतर होता है क्वेश्चन के लेवल में, क्वेश्चन का लेवल, ये सबसे पहला डिफरेंस करता है। आप सहायक शिक्षक के प्रश्नों को देखेंगे तो वहां पर प्रश्नों का स्तर शिक्षक की तुलना में थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा आसान होता है। वही शिक्षक का जो क्वेश्चन आता है, यानी शिक्षक के लिए जो एग्जाम होता है उसके जो क्वेश्चन आते हैं उसका स्तर थोड़ा सा कठिन होता है। इसकी तुलना में सहायक शिक्षक की तुलना में शिक्षक भर्ती हेतु जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा अच्छा होता है। यही एक मेन अंतर है, ध्यान रखना, जो मेन डिफरेंस होता है इसमें। इसके अलावा सिलेबस के तौर पर देखो तो गणित और विज्ञान यहाँ 30 अंक का, वहां गणित अकेले 30 नंबर। यहाँ सामाजिक अध्ययन पढ़ना होता है 20 नंबर के लिए, वहां पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है 20 नंबर के लिए। तो ऐसे आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस में डिफरेंस मिलेगा। अब सवाल आ रहा है कि सर 100 नंबर में समायोजित करने की बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, एक सवाल ये भी आता है, ठीक है, कि सर क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत, क्या कर लेंगे उन लोग। अब उनके हाथ में है, सीधी साफ बात, जब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक आप कोई प्री एजम्पशन नहीं लगा सकते कि सर किस सेक्शन को कितने नंबर का करेगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि जगह तो वही रहेंगे सर। हाँ, अब 100 को 150 को 100 करना है तो सीधी सी बात है, हर भाग से थोड़ी थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी, है कि नहीं। वो सीडीपी को 30 से 25 कर देगा, है कि नहीं। वो हिंदी को 25 से 15 कर देगा, वो अंग्रेजी को 15 से 25 से 15 कर देगा, उसके ऊपर है। हो सकता है वो इंग्लिश को 10 कर दे, हो सकता है वो हिंदी को 20 कर दे, कुछ भी कर सकता है, वो उसके हाथ में है। ठीक है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोग बिल्कुल इस पचड़े में मत पड़ना कि किसका कितना वेटेज है। नोटिफिकेशन आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि सर कौन सा भाग कितने वेटेज का है। ठीक है, लेकिन तैयारी तो अपने को पूरा करना है ना सर। ठीक है, अभी से अगर सोच लोगे ना अरे अंग्रेजी को तो कम कर देंगे या हिंदी को तो कम कर देंगे, सोच के बैठे हो और हिंदी को 20 नंबर का कर दिया 100 में, सीधे 20 नंबर है वो, मतलब 20% क्वेश्चन, और 20% क्वेश्चन मतलब बाहर या तो अंदर, सीधी साफ बात है कि नहीं। पढ़ोगे नंबर लाओगे तो अंदर रहोगे, नहीं तो बाहर, सीधी साफ बात। क्योंकि अभी जो कंपटीशन का स्तर है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है अब। आप देखना शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, आप समझ जाओ उतने सारे लोग एग्जाम भी तो देंगे सर, है कि नहीं। तो एग्जाम तो बहुत सारे लोग देने वाले हैं और इसीलिए कंपटीशन का स्तर भी अच्छा है। इस स्थिति में यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, एकदम सीधा साधा हिसाब है। तो अपने को किसी भी सेक्शन को ये नहीं सोचना है कि सर ये नहीं आएगा छोड़ देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है भाई, पढ़ना सब है। ठीक है, छोड़ने लायक कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कंप्यूटर हो, इवन मैं तो बोलूंगा सामान्य ज्ञान भी, सामान्य अध्ययन जो हिस्सा है उसको भी पढ़ो सिलेबस के आते तक। हो सकता है नए सिलेबस में सामान्य ज्ञान हटा ही दे, हो सकता है जैसे सीजीटीईटी में सिलेबस देता है वही सिलेबस कर दे, हो सकता है 150 नंबर का पेपर ले लेकिन 30-30 नंबर का कर दे सबको, उसके मन में है, उसके ऊपर है सर, वो जो ऐसा जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास पुराना सिलेबस है आप पुराना सिलेबस लीजिए, और मुझे लगता है कि सिलेबस में नंबरों को थोड़ा सा कम करेगा लेकिन ओवरऑल सारे सेक्शन एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत तो हर हर एक जगह पे करनी है सर। भूगोल 2 क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, हमको वो भी पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी 2 नंबर का आना है, 2 क्वेश्चन आने हैं, हाँ सर वो भी पढ़ा दो। ठीक है, वही 2 नंबर क्या पता आपके सेलेक्ट होने और ना होने के बीच में डिफरेंस पैदा कर दे, है कि नहीं। तो हर एक नंबर महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और प्रतिस्पर्धा गला काट प्रतिस्पर्धा है एकदम, बहुत ज्यादा। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, अगर सोचो ना, दोनों जन का लगभग ऐसे ऐसे लास्ट पर पोस्ट पे लगे हो दोनों, ठीक है, मतलब एक जन का लगा है, उसका जस्ट अगले नंबर पे वो रैंक है, आप छोड़ोगे तो उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, छोड़ दोगे? हाँ, नहीं छोड़ोगे ना, वही बात बोल रहा हूं, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका परम कॉम्पिटिटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद अपने को ये डिसाइड करना है कि सर पढ़ना कैसे है। तो दोनों सिलेबस को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, अंतर समझना दोनों सिलेबस में, जिन लोग दोनों एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो दोनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझना कि क्या पढ़ना है और किसके लिए क्या छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सहायक शिक्षक का सिलेबस देखते हैं। सहायक शिक्षक के सिलेबस में टोटल 9 यूनिट हैं, 9 अध्याय, और ये जो 9 अध्याय हैं ये 6+3 में बटे हुए हैं। 6 अध्याय व्याकरण के हैं और 3 अध्याय भाषा शिक्षण के, ठीक है। 6+3 में कुल 9 अध्यायों को बांटा गया है। इसमें इकाई रूप में आपको दिख रहा है, पहली इकाई स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, इसके अलावा लिंग, वचन, संधि, तीनों प्रकार की संधियों के नाम, ठीक है। मैंने कहा ना बहुत अस्त व्यस्त लिखा हुआ है आपका सिलेबस, असल में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी यहां तक एक टॉपिक होना था, इसके बाद ये जो लिंग और वचन टॉपिक लिखा है, इसको लिखना था शब्द रूप के अंतर्गत। ये देखो शब्द रूप यहां लिखा है उसने, क्योंकि शब्द रूप जब आप पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत आते हैं सर 3 टॉपिक आते हैं, लिंग, वचन, कारक, ये है ना, जिसको परसर्ग बोलते हो, ये तीनों टॉपिक्स आते हैं आपके शब्द रूप के अंतर्गत। तो इसको यहां लिखा है। वैसे ही संधि यहां लिखा है सर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग की संधि, और बाकी उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनको यहां लिखा है सर। जबकि शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये चारों टॉपिक शब्द रचना के हैं, ठीक है। तो ये पहला यूनिट है आपका। तो पहला यूनिट यदि आप देखें तो पहले यूनिट में स्वर है, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, इतना लिख करके उसने ये बात एकदम क्लियर कर दी है कि आपको पहली यूनिट में पूरी की पूरी वर्णमाला को पढ़ना है सर। वर्णमाला के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, काम खत्म हो गया, नहीं। आपको वर्णमाला के वर्णों में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब को एक एक करके देखना होगा। आप जब 53 वर्णों के बारे में पढ़ लेंगे तो उन 53 वर्णों के कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला की जब आप परिभाषा देते हैं तो वहां पर वर्णमाला को हिंदी की वर्णों के गुच्छे के रूप में आप परिभाषित नहीं करते हो, वहां पर आप परिभाषित करते हो वर्णमाला को वर्णों के व्यवस्थित समूह के रूप में, है कि नहीं। मतलब आप गुच्छे के रूप में परिभाषित नहीं करते सर, पंक्ति के रूप में परिभाषित करते हो। गुच्छा तो अव्यवस्थित होता है ना, आम का गुच्छा व्यवस्थित होता है क्या? नहीं सर, बस वो रखा हुआ है। लेकिन आदमियों की पंक्ति जो होती है वो क्या होती है सर? व्यवस्थित। तो हमारी जो वर्णमाला है ना वो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध समूह है। तो इसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है, चाहे वो स्वरों का विभाजन हो। स्वरों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, मात्रा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर विभाजन होता है स्वरों का। इन चारों आधारों को आपको पढ़ना है। व्यंजनों का विभाजन करना है प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यह सारा विभाजन आपको देखना है। आपको अल्प प्राण, महाप्राण भी देखने हैं, उनकी संख्या देखनी है। आपको अघोष, सघोष वर्ण देखना है, वो उनकी संख्या देखनी है। इसके अलावा वर्णों का उच्चारण स्थल आपको देखना है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। हम तो पढ़ लेते हैं सर, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओष्ठ से, काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं। एग्जाम में पूछता है ए कहां से उच्चारित होता है, आपको पूछता है व कहां से उच्चारित होता है, वो 25 वर्णों में आते नहीं है ये, तो उनको कैसे याद किया जाए? क्योंकि किताबों में तो जो लिखे रहता है सर वो एज इट इज एग्जाम में याद आता नहीं है।
उच्चारण स्थल की यदि मैं बात करूं तो वह एज इट इज याद आता नहीं है, तो उसको कैसे याद किया जाए ये हम लोग देखेंगे। तो वर्णमाला में जब आपको ये लिख दिया है स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी, तो आपको पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़नी है। इसके बाद लिंग वचन ये आते हैं शब्द रूप के अंतर्गत, पढ़ेंगे इसको भी। संधि है आपके सिलेबस में। स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, चारों प्रकार के शब्द लिखा है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज चारों पढ़ने हैं। इसके अलावा संकर शब्दों के बारे में भी जानना है। हालांकि विभाजन 4 का ही होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इन्हीं चारों को रखा जाता है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों को। ठीक है, तो इनको पढ़ना है सर। ये कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से, ये सारा चीज हमको देखना है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, इसके अंतर्गत बेसिकली 2 भाग होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और ये सारे जो शब्द हैं, ये सब सार्थक शब्दों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उस विभाजन को हमको देखना है। इसके बाद शब्द रचना के चारों टॉपिक पढ़ने हैं। संधि पढ़ना है अपने को, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, चारों शब्द रचना के टॉपिक हैं। इसके बाद संज्ञा आता है, यानी पद एवं पद भेद, 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमको पढ़ना है। इसके अलावा शब्दों को जिन 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है उन आधारों को देखना है, क्योंकि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ से ऐसा तो नहीं है सर क्वेश्चन नहीं आएगा, आता ही है सिलेबस में लिखा रहे चाहे मत लिखा रहे, देखा होगा आपने, है कि नहीं। अव्यय से या विकारी शब्दों से क्वेश्चन आता ही है, आपने देखा ही होगा, इनमें से कौन विकारी शब्द का उदाहरण है, इनमें से कौन अव्यय है, आता ही है सर क्वेश्चन, तो उसको हमको देखना है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के शब्दों को लिखा हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन आप शिक्षक भर्ती परीक्षा या टीईटी का कोई एक ऐसा पेपर दिखा दो जिसमें अव्यय शब्द ना हो या क्रिया विशेषण शब्द ना हो, आता ही है, आपने देखा है। मतलब बाकी के 4 प्रकार के शब्दों को भी वो पूछता है, लिखा केवल 4 है, मेंशन केवल 4 को किया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन वो क्रिया विशेषण को भी पूछेगा, वो संबंध बोधक को भी पूछेगा, समुच्चय बोधक को भी पूछेगा, विस्मयादि बोधक को भी पूछेगा। तो चारों प्रकार के अव्यय जो होते हैं उनको भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा कारक चिन्ह, अब ये टॉपिक है बेसिकली यहाँ का शब्द रूप के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक, ये 3 पॉइंट आते हैं, तो उसको वहां लिखा है। क्यों क्यों शिक्षक भर्ती का सिलेबस टॉपिक्स का अव्यवस्थित समूह है। ठीक है, चलो इकाई 5 में है वाक्य परिचय। अब वाक्य में लिख दिया है अंग एवं वाक्य भेद, केवल इतना, और लिख दिया है पदक्रम। लेकिन वाक्य से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं सर। आप वाक्य के आवश्यक तत्व के भी क्वेश्चन देख सकते हो, शिक्षक भर्ती में आता है। टीटी में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन वाक्य के आवश्यक तत्वों में शामिल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा वाक्य के जो उद्देश्य और अंग नाम के दो उद्देश्य और विधेय नाम के 2 अंग होते हैं, उनको हमको पढ़ना है। कौन उद्देश्य होता है सर, क्या विधेय है, कैसे पहचानेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाक्य के प्रकार। अब वाक्य को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। एक को बोलते हैं अर्थ के आधार पर विभाजन, इसमें 8 भाग होते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, है ना। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक, 8 प्रकार के वाक्य हैं, इनको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है 3 प्रकार के रचना के आधार पर बने वाक्यों को, मतलब आपको सरल वाक्य देखना है, संयुक्त वाक्य देखना है और मिश्र वाक्य देखना है। 3 प्रकार के वाक्य रचना के आधार पर होते हैं, उनको भी देखना है। ये देखने के बाद आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, वो है व्याकरणिक अशुद्धियां। और व्याकरणिक अशुद्धियां ऐसा टॉपिक है जहां से सर कौन सा साल है जहां से क्वेश्चन नहीं आया होगा, बताओ। वर्तनी की अशुद्धि पूछता है,
वाक्य की अशुद्धि पूछेगा। दोनों प्रकार की अशुद्धियां आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यहां से आता है, तो दोनों को अपने को कंप्लीट करना है। इसके अलावा मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं इकाई नंबर 6 में। अपठित गद्यांश पिछले बार तो आया नहीं था, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आया भी तो केंद्रीय भाव निकालने के लिए बोलेगा। वो केंद्रीय भाव कैसे निकालते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बाकी के जो 3 यूनिट हैं, यानी इकाई नंबर 7, इकाई नंबर 8 और इकाई नंबर 9, ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको भाषा शिक्षण के, वो पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको संवेगात्मक विकास के जो चरण हैं, है ना, पियाजे का सिद्धांत, उन चरणों में बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है वो भी देखना है। इसके अलावा अलग अलग जो बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं या भाषा शास्त्री रहे हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो भी आपको पढ़ना है। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा होगा, अभ्यास का सिद्धांत पढ़े ना, अनुकरण का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। कुल 9 प्रकार के सिद्धांत है भाषा शिक्षण के। उन 9 प्रकार के सिद्धांतों को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कोट्स जो वो दिए रहते हैं, है ना, जो भाषा शास्त्री दिए हैं या बाल मनोवैज्ञानिक ने कुछ कहा हो स्पेशल, वो वाक्य एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग देखेंगे, है ना। डेवी के सिद्धांत को देखेंगे, डेवी के कुछ कथन हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टीफन क्रासन का कुछ कथन है उसको भी हम लोग देखेंगे। पियाजे के कुछ कथन है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कथन आपको मिलेंगे जिनको आप ना एकदम से पढ़ के पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और उन लाइंस का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम लोग आगे जाकर के करेंगे। तो इकाई 7 में क्या है सर? इकाई 7 में देखो, टॉपिक को अगर पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सर क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो इकाई 7 में है बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। मतलब ये जो इकाई नंबर 7 है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर बच्चा जो है उसके विकास की अवस्था में, जब से वो पैदा हुआ है वहां से लेकर के उसके स्कूल आने तक की स्थिति में, है ना, बच्चा किस प्रक्रिया से भाषा को सीखने का प्रयास करता है, भाषा को वो कैसे जानता है, इसको हमको जानना है। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे, एक को बोला जाता है अर्जन का सिद्धांत और एक अधिगम का सिद्धांत, पढ़ा होगा आपने। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और बच्चा भाषा को सीखने के लिए किस अवस्था में किस चरण किस किस सिद्धांत का प्रयोग करता है, वो भी हमको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बच्चे जो है वो शुरुआती अवस्था में केवल और केवल अर्जन करते हैं, है कि नहीं। अनौपचारिक रूप से सीखते हैं सर, उसको कहाँ स्कूली शिक्षा का ज्ञान है, कहाँ उसके लिए किताबें हैं, है कि नहीं, कहाँ उसको ट्यूटर बैठा के पढ़ा रहा है, नहीं, ठीक है। कि बच्चा जो है वो बड़े होने की अवस्था में, बच्चे जो है वो बड़े होने की अवस्था में ट्यूशन लगाते हैं क्या, मम्मा पापा बोलने के लिए? नहीं लगाते ना, नहीं लगाते सर, मतलब अनौपचारिक शिक्षण है, ठीक है। हाँ, तो इन चरणों में कैसे बच्चा जो है वो भाषा को समझता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें आगे जाकर के देखना है, ठीक। इसके अलावा इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता और उसका विकास। भाषाई क्षमता बोल दिया, मतलब इसका सीधा सा संबंध है भाषाई कौशलों से, है कि नहीं। 4 भाषाई कौशल होते हैं ना, सुबोपली, बस वही पढ़ना है अपने को। हर भाषाई कौशल को सीखने का एक निश्चित तरीका होता है, और निश्चित तरीका है तो सर सीधी सी बात है उसको सीखने के लिए कुछ सामग्रियां भी प्रयुक्त तो होती होंगी, है कि नहीं। हाँ, उसको सिखाने का कोई ढंग भी होगा, उसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को रेक्टिफाई करने की भी कोई विधि होगी, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। यहां लिखा है पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, क्योंकि केवल पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता सर, है कि नहीं। केवल बोलना ही बोलना
नहीं होता, केवल सुनना ही सुनना नहीं होता, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो सर, भाषा शिक्षण पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जो चीज सुन रहे हो उसके अर्थ को भी ग्रहण कर पाओ, इतनी क्षमता विकसित करना ही क्या कहलाता है, भाषाई कौशल कहलाता है। कौशल मतलब क्या, कौशल मतलब सीमा, दक्षता, योग्यता, ये होता है अर्थ, है कि नहीं। आप दक्ष बनते हो सर, निपुण बनते हो किसी चीज को करने में, तब कहा जाता है कि आपने कौशल प्राप्त किया है, आप कुशल बन गए हो, है कि नहीं। हाँ, तो जब आप सुनने की विधा में कौशल हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, तब कहा जाएगा हाँ अच्छा सुनता है कि नहीं। हाँ, बच्चे प्रारंभिक अवस्था में बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल, तो उनको कैसे पढ़ाई से जोड़ा जाए, कैसे आप उन तक अपनी बात पहुंचाओगे, वो सुनने को तैयार होंगे तब तो। उसका ध्यान तो बाहर चल रहा है ना सर, गैया के साथ बाहर गैया टहल रही है, उसके साथ चल रहा है उसका ध्यान, आप कैसे अपने तरफ रखोगे। समझ रहे हो बात, बहुत बड़ा टास्क होता है खासकर प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो पढ़ना, ये देखो चारों भाषाई कौशल लिखा है यहाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, पढ़ते हो आप इसको, ठीक है। हाँ, चारों प्रकार के भाषाई कौशल और इनका अंतः संबंध, ये कैसे संबंधित होते हैं कि नहीं अंतः संबंधित, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे कि ये अंतः संबंधित होते हैं। हम्म, अरे सीधी सी बात है यार, मैं आपको कुछ बोल बोल करके लिखा रहा हूं, है ना, जब मैं बोल बोल करके आपको लिखाने की स्थिति में होता हूं, तो वो कोशिश ये करता हूं कि मेरा उच्चारण एकदम शुद्ध रहे, है कि नहीं। अगर मेरे उच्चारण में त्रुटि होगी तो सीधी सी बात है वहां पर भी त्रुटि होगी सर, है कि नहीं। वैसे ही अगर आपके सुनने में त्रुटि हो गई तो लिखने में भी त्रुटि होगी। समझ आ रही बात, तो अंतर संबंधित है कि नहीं। हाँ सर, अंतर संबंधित है चारों भाषाई कौशल। अगर कोई बच्चा जो बचपन से सुन नहीं सकता है वो आगे जाकर के मूक हो जाएगा, सिद्धांत है कि नहीं। जो बच्चा बचपन से, जिसकी श्रवणेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, वो आगे जाकर के बोल भी नहीं पाएगा। इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा सर, है कि नहीं। हाँ, हेलन केलर के साथ यही तो हुआ था, है कि नहीं। हाँ, चल, तो ये जो इकाई 8 है, इसमें आपको चारों प्रकार के भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी सहायक सामग्रियां प्रयोग होती हैं सर, कौन कौन सी विधियों का आप प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद इकाई 9 है मूल्यांकन, ठीक है, आकलन और मूल्यांकन दोनों आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों चीजें आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी। मूल्यांकन के अंतर्गत आपको यह पढ़ना है कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है, ठीक है, मूल्यांकन करने से होता क्या है, मूल्यांकन कैसे बच्चों के विकास में हेल्प करता है, कैसे सहायता करता है, और आप एक शिक्षक होने के नाते मूल्यांकन की किन प्रविधियों का प्रयोग करके बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मूल्यांकन वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो इसमें लिखा क्या है, भाषा में मूल्यांकन क्यों और उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, आकलन आ गया, भाषा सीखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका, त्रुटियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं सर हमारे सीखने की प्रक्रिया में, है कि नहीं। हम जब गलत उच्चारण करते हैं तो सामने कोई टोकने वाला होता है, वो टोक देता है, और टोकने के कारण क्या हो जाता है सर, रिसिप्ट नहीं होता भाई, रिसिप्ट होता है। समझ आ रही बात। हाँ, जैसे अंग्रेजी बोलते समय हम लोग बोलते हैं ना, रिसिप्ट लेके आ जाना, इसका रिसिप्ट नहीं होता सर, रिसिप्ट होता है। मेरे दोस्त ने टोका था, आज तक याद है, ठीक है, क्योंकि मैं भी रिसिप्ट वाला था ना, मैं भी सरकारी स्कूल वाला हूँ यार, ठीक है। हाँ, तो मैं भी रिसिप्ट वाला था, पहले तो रसीद वाला था ठीक है, पहले रसीद वाला था, हाँ रसीद लाना है भाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा संगति में इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो रिसिप्ट वाले हुए, अब हो गए रिसिप्ट वाले ठीक है।
हालांकि मैं अभी भी रसीद ही बोलता हूँ, मैं रिसिप्ट रिसिप्ट के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, क्या पता फिर कोई टोक दे बोले रिट होता है। इतना तो भाई तुम्हारा संशोधन है अंग्रेजी में। चलो, तो ये भाषा के मूल्यांकन के जो तरीके होते हैं वो सारी चीजें हमको आगे जाकर के पढ़नी है। अब यदि हम शिक्षक पद हेतु, ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है ना। शिक्षक का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो शिक्षक का सिलेबस बहुत ज्यादा अलग है ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक आपको अतिरिक्त रूप से मिल जाएंगे। जैसे सर, पहला यूनिट सेम टू सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा है, बस एक टॉपिक आपको अतिरिक्त मिलेगा, वो है काल, जो कि सहायक शिक्षक में नहीं है लेकिन शिक्षक में शामिल है। ओके, वैसे ही शब्द रूप शब्द रचना के अंतर्गत सारे टॉपिक समान है, ये अलग है सर, ये अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया, वहां नहीं था, है ना। इसी के अंतर्गत आप देखोगे तो शब्द शक्ति वहां नहीं था सर, शब्द शक्ति वाला टॉपिक कहां है, नहीं था, यहां आपको मिलेगा। बाकी सारे टॉपिक वहां भी है, ठीक है, यानी वही वर्णमाला आपको वहां भी पढ़ना है, वही लिंग वचन और कारक यहां भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, वैसे ही शब्द रूप और शब्द रचना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज वहां भी है, यहां भी है। पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहां भी था, यहां भी है। आप उपसर्ग प्रत्यय समास संधि सब वहां है, यहां भी है। तो सारी चीजें लगभग समान है। टॉपिक क्या क्या अलग है सर, काल अलग है, शब्द युग्म आपको जोड़ना पड़ेगा, शब्द शक्ति आपको जोड़ना है, ठीक। इकाई नंबर 3 पूरा एज इट इज है, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह, सारे के सारे टॉपिक सेम है। इकाई 4 में है वाक्य परिचय, सेम वैसे का वैसा, सेम वैसा ही है ना सर। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, वहां भी था, यहां भी है। यहां पर एक अलग से आपको टॉपिक मिलेगा, विराम चिन्ह। यह टॉपिक आपको वर्ग 3 में नहीं मिलेगा सर, यह टॉपिक आपको मिलेगा केवल वर्ग 2 में, ठीक है। केवल वर्ग 2 के शिक्षकों के लिए जो एग्जाम होना है वहां पर यह सिलेबस का हिस्सा है, विराम चिन्ह। 20 प्रकार के जो विराम चिन्ह हमको हमारी हिंदी में हमने अपनाए हैं, उन 20 प्रकार के चिन्हों को पढ़ना है, ठीक है। तो उन चिन्हों को तो नाम याद नहीं होता है सर, नाम याद नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको 12वीं पास करने के बाद पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, इन सब में अंतर पता होता है कि नहीं। निर्देशक चिन्ह और रेखिका जो योजक चिन्ह होता है उसमें अंतर पता होता है कि नहीं। तो ये बहुत बिरले लोग होते हैं, मैं भी उनमें नहीं हूं, मैं तो परम बोधा था, मेरे को तो आते ही नहीं थे, ठीक है, तभी तो इंजीनियरिंग की। इसके बाद इकाई 6 में है रचना, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां वहां भी है, यहां भी है। इकाई 7 अलग से एक यूनिट है अपठित गद्यांश का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ का आता नहीं। इकाई 8 पेडागोजी का है आपके, और यहां लिखा है भाषाई कौशलों का अध्यापन, 4 प्रकार के भाषाई कौशलों को लिख दिया है, और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है सर कि ये चारों के अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अगर वो पेडागोजी से दे रहा है हिंदी में तो बाहर से देता है, आप देखना पुराने क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जबकि सिलेबस यही रहा है कि 4 प्रकार के भाषाई कौशलों के नाम लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन वो अलग अलग सिद्धांतों को उठा करके पूछता है, ठीक है। तो सारे जो भाषाई कौशल है ये तो हमको पढ़ने ही है, साथ में हमको और जो हिडन टॉपिक हैं उन पे भी चर्चा करनी है, ठीक है। तो हिडन टॉपिक्स कहां से निकल करके आएंगे सर, जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझोगे, ठीक है। केवल सिलेबस लेकर के अगर पढ़ोगे तो वहां पर त्रुटियों की संभावना होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रैंडम किसी टॉपिक से उठा करके देता है और वो सिलेबस का नहीं होता। जैसे अव्यय, अव्यय आपके किसी सिलेबस में नहीं है, ना तो सहायक शिक्षक में ना शिक्षक में, लेकिन क्या क्रिया विशेषण से क्वेश्चन नहीं आता, आता है सर। पदबंध आता है कि नहीं, सिलेबस में लिखा है, नहीं है सर, आता है क्वेश्चन, देता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस में कुछ हिडन टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को हमको पहचानना है कि सर क्या क्या टॉपिक अतिरिक्त रूप से हमको पूछ सकता है। तो जब मैं आपको
ये बता रहा हूं कि सर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा, तो वो सारे हिडन टॉपिक आपके कवर होते हुए चलेंगे। ठीक, मैं जब आपको पढ़ाना चालू करूंगा तो सबसे पहला टॉपिक मैं सीधे वर्णमाला चालू नहीं करता भाई, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा भाषा बोध। ये मेरा सबसे पहला टॉपिक होता है ना। भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग भाषा की परिभाषा देखेंगे, भाषा के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है हमको अपने में, है ना, डेवलप करना है ना, भाषा के बारे में हमको जानना है सर। ठीक है, नहीं तो हमारे मन में क्या भ्रांति रहती है, हमारे मन में सबसे बड़ी भ्रांति ये रहती है कि व्याकरण सीख लिए तो भाषा सीख लिए, नहीं। ठीक है, या भाषा समझ लिए, भाषा को यदि आप जान लिए, उसकी परिभाषा पढ़ लिए, तो हम व्याकरण को भी सीख जाएंगे। दोनों बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। हाँ, व्याकरण भाषा का एक छोटा सा हिस्सा है केवल, ध्यान रखना। भाषा का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। ठीक है, लेकिन व्याकरण उसको समझने का एक छोटा सा हिस्सा है केवल। जैसे आप दरवाजा इतना बड़ा देखते हो, लेकिन की होल छोटा सा होता है ना, लेकिन उसमें चाबी घुमाने से पूरा दरवाजा खुलता है, बस ये वही है सर। व्याकरण जो है वो चाबी है भाषा को समझने की। और किसी एक भाषा का व्याकरण किसी एक भाषा को समझने में ही हेल्प करेगा आपको। जैसे हिंदी का व्याकरण समझोगे ना, तो ये हिंदी के या आर्य भाषाओं का व्याकरण समझने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन अंग्रेजी का सीखने के लिए जाओगे तो एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं आम खाता हूं, यानी मैं आम खाता हूं, कर्ता कर्म क्रिया, है ना। आई ईट मैंगो, कर्ता क्रिया कर्म, बदल गया सर सीक्वेंस। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक भाषा सीख करके हम सारी भाषाओं को समझ जाएंगे, नहीं। सहायता हो सकती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी वहां से नहीं आ सकती। तो जिस भाषा का व्याकरण आप पढ़ रहे हो, उस भाषा को समझने की कोशिश भी किया करो अब। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के कितने भेद हो सकते हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा भाषा के कुछ सामान्य गुण होते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, वो है हिंदी का विकास क्रम। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, अवहट्ट, हिंदी, ये सीक्वेंस आपको दिया होता है, देखा होगा आपने सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहां से आया है सर, और क्यों आया है, और यही सीक्वेंस क्यों है, वो आगे जाकर के हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आगे जाकर के समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से आप ये समझ सको कि हिंदी जो है वो अचानक से एक दिन पैदा नहीं हो गई है नहीं। 14 सितंबर को अचानक से पैदा नहीं हो गई थी हिंदी, 1949 को, है नहीं। इसके डेवलपमेंट का एक बहुत पुराना क्रम रहा है, 1000 साल पुराना। धीरे 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 करके भाषा विकसित हुई है, हमारी हिंदी भाषा। और ऐसे ही दुनिया की हर भाषा विकसित होती है। जैसे आप डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हो ना, पहले दुनिया में कुछ नहीं था, 4 प्रकार के तत्व थे, एन, सी, ओ और एच, 4 प्रकार के, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अचानक एक दिन बिजली चमकी तो कोएजरवेट्स बन गए समुद्र में, वहां से एक कोश की जीव बने, एक कोश की जीव धीरे धीरे हजारों लाखों साल की प्रक्रिया से बहुकोश की जीव, प्रोकैरियोटिक जीव बने। प्रोकैरियोटिक जीवों में धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, तो समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे जीव बने, वो बड़े होते गए, उभयचर जीव बने, धीरे धीरे रेप्टाइल बन गए। रेप्टाइल बनने के बाद धीरे धीरे कपी बना, बंदर। बंदर बनने के बाद धीरे 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 और डेवलपमेंट हुआ, होमो इरेक्टस बना। और होमो इरेक्टस फिर आगे बढ़ करके होमो सेपियंस लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी। नहीं यार, इतना साल लगा हमको डेवलप होने में, और हम आज शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बताओ। ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे ये विकास क्रम है ना, वैसे ही हिंदी को भी धीरे 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 डेवलप होने में बहुत समय लगा। ठीक है,
तो इस पूरी अवधि के अंतर्गत बहुत सारे बीच बीच में पड़ाव भी आएंगे। उन्हीं पड़ावों को आप क्वेश्चन में देखते हो कि सर हिंदी कैसे आई है, आप देखते हो संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, ये पड़ाव हैं बीच के। ठीक है, हाँ, तो वो पूरा विकास क्रम हमको देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के संबंध में या भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए हैं हमारे, हैं ना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भाषाओं के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को हम देखेंगे। ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत ये आते हैं। अनुसूची क्रमांक 8 में भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन एक टॉपिक मैं इसमें ऐड आपके कर दूंगा और वो टॉपिक है शास्त्रीय भाषा, क्योंकि ये चर्चा में रहा है अभी। ठीक है, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, आपने सुना होगा। तो इन 5 भाषाओं को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पहले 6 भाषाएं थी वो कब कब जोड़ी गई हैं उन सब पर भी हम लोग आगे जाकर के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपका भाषा बोध वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है वर्णमाला। ये टॉपिक वर्णमाला के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरा परत दर परत। ठीक है, और स्वरों का विभाजन से लेके अल्प प्राण, महाप्राण, व्यंजनों का सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा क्लास में। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत धीरे भी पढ़ाता हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मतलब कछुआ वाली कहानी है मेरी। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना। और शब्द रचना में बेसिकली 4 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संधि, फिर देखेंगे उपसर्ग, इसके बाद देखेंगे प्रत्यय, और फिर हम लोग देखेंगे समास। ये 4 टॉपिक आते हैं शब्द रचना के अंतर्गत। इसके बाद टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत शब्द और उनके प्रकारों को पढ़ा जाता है, मतलब इसी में हम लोग पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को। इसी के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस विभाजन को देखेंगे। संकर शब्दों के बारे में जानेंगे। इसी के अंतर्गत विकारी अविकारी शब्दों को जानेंगे, अव्यय की परिभाषा देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार के शब्दों को। तो पूरा विभाजन हम लोग इसके अंतर्गत शब्दों में देखेंगे। शब्द साधन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे शब्द रूपों को। शब्द रूपों के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक्स आते हैं। एक आता है इसमें लिंग, एक आता है इसमें वचन, और तीसरा टॉपिक आता है इसमें कारक, या इसी को बोलते हैं परसर्ग। ठीक, शब्द रूप जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पहुंचेंगे वाक्य में। और वाक्य के अंतर्गत 4 टॉपिक हमको बेसिकली इसमें कवर करने होते हैं। 4 टॉपिक क्या है सर? एक, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में जानेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, वाक्य के 6 आवश्यक तत्व जो होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वहां से क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे। इसके बाद हम लोग वाक्य के भेद देखेंगे, वाक्य के प्रकार, जो 2 अलग अलग आधार मैंने आपको बताए वो दोनों आधार हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर आपको यहां से एक टॉपिक देखना है वाक्यों की शुद्धि, और जब आपको वाक्य के अंग पढ़ाऊंगा यहीं पर आपका कवर करवा दूंगा मैं पदबंध, क्योंकि यहां से इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जब आप पदबंध पढ़ोगे ना तो पदबंध पढ़ने का हमको ना सही तरीका नहीं पता है। ठीक है, जब हम लोग वाक्य के अंग समझ लेते हैं और तुरंत यदि पदबंध पढ़ा जाए तो वो आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वाक्य पूरा सब सफा चट कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, अचानक पदबंध नाम का क्वेश्चन दिख गया, फिर से कॉपी निकलेगा, फिर से किताब निकलेगी सर, अब फिर पढ़ना चालू करेंगे पदबंध, तब तक वो दब चुका होता है सर जो पढ़े रहते हैं उसमें। ठीक है, तो अंग पढ़ने के तुरंत बाद हमको क्या पढ़ना चाहिए, पदबंध, ये क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद
वाक्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ेंगे। व्याकरणिक अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत हम दोनों प्रकार की अशुद्धियों को कवर करेंगे, एक शब्द की अशुद्धि और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। वाक्य में जो 13 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, सारे प्रकार की अशुद्धियों के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद वो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि शिक्षक में है लेकिन सहायक शिक्षक में नहीं है। मतलब एक टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे काल, एक टॉपिक देखेंगे विराम चिन्ह, ठीक है, शब्द शक्ति, ये आपको देखना है शब्द शक्ति। लेकिन शब्द शक्ति को कोशिश करेंगे कि वो शब्द जब पढ़ता रहूंगा ना उसी समय कवर करवा दूंगा मैं। ठीक, इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका मैं शुरू करूंगा पर्यायवाची वगैरह। ठीक है, लेकिन पर्यायवाची वगैरह को मैं सही बता रहा हूं, क्लास में 100% कोई नहीं करा सकता भाई, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, पर्यायवाची को पढ़ते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पुराने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं सॉल्व करा सकता हूं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन बोलोगे कि सर 5000 पर्यायवाची है, क्लास में बैठा के करा दो, भले 5000 दिन लग जाए तो 5000 वैकेंसी है है नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि वो 5000 से ही आएगा। वो 5000 एकवा दे देगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये टॉपिक ही वैसा है। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, है ना, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। इनको पढ़ते कैसे हैं ये मैं जरूर बता दूंगा आपको। इसके अलावा एक टॉपिक शब्द युग्म, ये ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक जब आप देखोगे ना, ये जो लिखे हुए हैं चारों टॉपिक, इनको तो मैं बोलूंगा पर डे के हिसाब से 10-10 बांध लो, हर दिन 10 पढ़ते रहो। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान देना। आज 10 पढ़े 29 तारीख को, कल 10 एक्स्ट्रा बढ़ा लेना, ये 10 बढ़ा लेना। ठीक है, अगले दिन फिर 10 बढ़ा लेना, इनको भी रिवीजन करते जाना है साथ में। ठीक है, फिर अगले दिन जाओगे फिर 10 बढ़ा लेना, यहां से 10 बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ाना 10, ये 10 बढ़ा लेना, यहां से 50 हो गए। अब ये वाले को छोड़ते जाना, पहले वाले को, क्यों, 4 बार रिवीजन हो चुका है सर उसका, अब वो दिमाग में अच्छे से सेट हो चुका है। अब क्या करना, या अगर आपको लगता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज है, एकदम मेधावी छात्र हो, तो 3-3 दिन करके कर लेना, है नहीं, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, आगे बढ़ जाना, फिर 2 बार आगे बढ़ जाना। पहले दिन ये पढ़ना, फिर ये इतना करना, फिर इनको साथ में लेते हुए 30 करना, इनको साथ में लेते हुए 40 करना, इनको साथ में लेते हुए 50 करना। ठीक, अब जैसे ही 6वें दिन में आओगे ये 10 को छोड़ देना, यहां से यहां तक कवर करना, यहां तक करना, अगले दिन में फिर यहां से कवर करना। समझ आ रही बात, ये पढ़ने का तरीका है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप पढ़ते भी जाओगे, दिमाग में बैठते भी जाएगा, रिवीजन साथ में होता हुआ जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आने के बाद ना, आपको शुरू में 5 दिन टाइम लगेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा आपको, हो सकता है ये 10 क्वेश्चन या 10 शब्द को याद करने में आपको 15 मिनट 20 मिनट लग जाए, हो सकता है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलता कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आपको 10 मिनट भी, 10 मिनट में भी कर सकते हो, कई सारे लोग 5 मिनट में भी कर लोगे, कई सारे लोगों को 20 मिनट भी लगेगा। लेकिन जिस दिन वो विद्यार्थी जो सोच लिया 5 मिनट में, जो तैयार करता है ना 5 मिनट में याद करता है, वो यदि ये सोच लिया अरे ये तो 5 मिनट में याद हो जाएगा, और वो उस हिस्से को वहीं छोड़ दिया, और वो विद्यार्थी जिसको 20 मिनट लग रहा है वो इतना भरोसा रखा, एक दिन तो आएगा जिसमें मैं इसको घसीट के 5 मिनट तक खींच लेऊंगा, वो 20 मिनट वाला विद्यार्थी धीरे धीरे करके जीत जाएगा। ठीक है, और वो 5 मिनट वाला विद्यार्थी आज तक पहले से आखिरी तक नहीं पढ़ा है, पढ़े हो आज तक, पहले से आखिरी पहुंचे हो पर्यायवाची में, हिंदी की किताब में, हाँ नहीं पढ़े हो ना,
पहला से चालू करके आखिरी तक पहुंचे हो? कभी नहीं पहुंचे हो सर। क्यों नहीं पहुंचे हो पता है? क्यों नहीं पहुंचे हो? ओवर कॉन्फिडेंस, केवल ओवर कॉन्फिडेंस। हो जाएगा, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, वो हुआ ही नहीं सर, है नहीं। हाँ, तो इसको अभी से रूटीन बनाओगे ना तो ये धीरे 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 करके हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा यार? 300 शब्द होगा। 300 शब्द एकदम एक्सट्रीम बता रहा हूँ ना, 300 शब्द बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। 300 शब्द पढ़ने नहीं होते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर 300 शब्द हैं तो 30 दिन में खत्म हो जाएगा सर ये। अगले 30 दिन में आप फिर रिवीजन कर लोगे, अगले 30 दिन में फिर रिवीजन कर लोगे। एक बार ये रूटीन बन गया तो सर यहां से क्वेश्चन आ जाए, मजाल है छूट जाए फिर। समझ आ रही बात? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस अगर करोगे ना तभी एग्जाम निकलेगा भाई, ठीक है। चलो, तो ये पढ़ने का तरीका है। अब ये सारे, इसके 10 बांध लो, इसके 10 बांध लो, इसके 10 बांध लो, इसके 10 बांध लो। इसको पुराने क्वेश्चन बस तैयार कर लोगे ना, चल जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा, शब्द युग्म को पुराने क्वेश्चन बस को पढ़ के चले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से क्वेश्चन आता है, केवल पुराने क्वेश्चन, ठीक है। पूछता है अंश और अंश में क्या अंतर है, तरणी और तरणी में क्या अंतर है ना, तरंग और तुरंग में क्या अंतर है। वही वही पचर्रा क्वेश्चन है सर, घेरी घेरी हुई हुई पूछी, ठीक है। हाँ, तो ये हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपका भाषा शिक्षण वाला टॉपिक शुरू करूंगा, और ये हम लोग शुरू करेंगे पियाजे के सिद्धांत से, ठीक है। चलो, तो ये है आपका सिलेबस। हाँ भाई, आप पठित गद्यांश उसको एक आध दिन बता दूंगा यार, संभावना बहुत कम है उसकी, ठीक है। हाँ, इसी में मुहावरे लोकोक्ति भी जोड़ लो इसमें, बिल्कुल मुहावरे लोकोक्ति, वो भी आज तक शुरू से आखिरी पढ़े नहीं हो। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पढ़ना है उसको, है। हाँ हाँ, वो सब वही करते हैं, सब वही करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोकोक्ति और मुहावरे हैं ना जो बदल भी गए हैं, बहुत सारे बदल गए हैं। जैसे एक शब्द सुने होगे, अकल बड़ी, या वो भैंस नहीं है, वो भैंस है, ऐसा। वो शब्द है वयस, ऐसा, इसका मतलब होता है उम्र, ठीक है। हाँ, इसका अर्थ होता है उम्र, ठीक है। तो भैंस वो बोलने बोलने में आ गया है सर हम लोग के, लेकिन वो असल में भैंस नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे, जैसे पंछी को छाया नहीं फल, पंछी नहीं है, पंथी है वो, पंथी को छाया नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो बदल गई हैं, ठीक है। आप जब एक्चुअल साहित्य देखोगे ना तब पता चलता है वो, और ये तो पता ही नहीं चलते सर, ये पता ही नहीं चलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे शेर और सवा शेर बोलते हैं ना, शेर को मिल गया सवा शेर, सवा शेर नहीं है, सवा शेर है वो, शेर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। हाँ, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, सुने हो ना, ये वो वाला शेर है, आप लोग उसको क्या बना दिए, भगवा, ठीक है। वो भगवानो है भाई, ठीक है। वो टके शेर भाजी वाला शेर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी आगे। चलो, तो ये आपका सिलेबस, सिलेबस आप चाहो तो सीजी व्यापम की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल आप कर सकते हो डाउनलोड, प्रिंट करा के रख लो, ज्यादा सही है, ठीक है। और पढ़ते समय हमेशा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर साथ में रखिएगा, ठीक है। चलो, कल आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो मैं शुरू करूंगा, लेकिन उसको सिलेबस का पहला टॉपिक ना बोला जाए, इसको हिडन टॉपिक बोला जाए, जहां से क्वेश्चन आता है। तो कल से मैं चालू करूंगा भाषा बोध वाला टॉपिक, ठीक है। चल, संस्कृत में कितने वर्णमाला होता है? अरे वर्णमाला तो एक ही है, मैं बहुत देर से क्वेश्चन देख रहा था वो। हाँ, वर्णमाला एक ही है। ये वही वाला बात हो गया ना कि वो चाय लेने के लिए नहीं आते हैं, सर कितनी कितनी चम्मच चीनी, बोले चम्मच एक ही, शक्कर दो बार। बिल्कुल हो सकता है, सिलेबस में बिल्कुल बदलाव हो सकता है, इंजीनियरिंग के दो चार सब्जेक्ट डाले जा सकते हैं। पढ़ना तो वही रहेगा ना, आप लोग उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो, रमन?
नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है सर? संभावना है टेट के बाद। ठीक है, हो सकता है, या हो सकता है अगले महीने दिख जाए। अनिश्चित है, 15 अगस्त को घोषणा करे, 16 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए यार। सरकार से पूछो ना यार, मेरे को पूछ। आएगा, लेकिन ये है, हो सकता है कि टीईटी के पहले ही दे दे। ठीक है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसकी टीईटी तो पहले भी ले चुके हैं सर, एक बार टीईटी बीच में, है ना, तो वैसा बोला जा रहा है कि इसी के लिए टीईटी लिए थे। अब वो, है ना, अब उनके मन की वो जाने, या जाने राम, मैं कहता हूँ। बिलासपुर ब्रांच में हिंदी, हाँ बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाता हूँ हिंदी वहाँ। आर्ट्स वालों को गणित में दिक्कत होती है, तो हो सकता है सब्जेक्ट वाइज हो जाए। ठीक है, वर्ग 2 जो है अभी, क्योंकि ये बातें आ रही हैं कि सब्जेक्ट वाइज भर्ती होंगी करके। अगर ऐसा हुआ तो सिलेबस में बहुत बड़ा फेरबदल दिखेगा आपको। हाँ हाँ, मैथ्स वालों को तो मैथ्स आएगा, मैथ्स साइंस वालों को। ठीक है सर, मैथ्स और सीडीपी का कोई सेपरेट बैच है क्या? नहीं यार युवराज, वैसा नहीं है भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।